जय श्री राम। योगेश अनंतकाले सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी बात चल रही थी पानीपत विभीषिका के बाद क्या हुआ। शुरुआत करते हैं नाना फडणवीस से। जैसे मैंने कहा था, पानीपत से 14 जनवरी के रात को नाना वहां से निकला। बाद में फिर आगे जाके वो काशी पहुंचा, जहां से उसने उसके आप्तेष्ट को बहुत सारे पत्र भी लिखे हैं। 2 पत्र तो मैंने काशी के सुनाए भी हैं। अब ये पत्र हम जानते हैं कि प्रत्यक्ष युद्ध भूमि में नाना ने दिए हुए ये प्रमाण है, जैसे काशी राय ने दिए अब्दाली के बाजू से। लेकिन काशी राय ने ये अपनी जो बखर है ये लगभग 17 साल के बाद संपादित करके पुस्तक रूप में हस्तलिखित उसने तैयार किया। आगे चल के हम ये भी जानते हैं कि ग्रैंडफ को 14 जनवरी 1761 में बच के भागा हुआ एक मावड़ा प्रत्यक्ष सातारा में मिला। अब डफ ने भी बड़े ईमानदारी से उस आदमी की आप बीती उसकी भाषा में कही गई उसने तंतोतंत पेपर पे उतार दी। नाना फडणवीस कहता है, मैं सिरोन से बुरहानपुर पहुंचा, वहां श्रीमंत से मेरी मुलाकात हुई। मुझसे अब देखा नहीं जाता, बड़ा अस्थि चर्म मात्र रह गए हैं। कृश शरीर की ये परिसीमा मैंने देखी। श्रीमंत की स्मरण शक्ति भी बड़ी कमजोर हुई है। मन में आभास निर्माण होते हैं, चिल्लाने लगते हैं, क्रोधित होने लगते हैं, रोते हैं, भाऊ भाऊ का ध्यास लगाए बैठे हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि श्रीमंत फिर से सही सलामत स्वस्थ हो। सभी सरदार, सभी मुत्सद्दी अब उनको मिलके जा रहे हैं। देवास से, सागर से, पटना से भी बादशाह ने वकील को भेजा था। परिस्थिति गंभीर है। संभाजी नगर के पास देवराय के बंधु भी मिलने आए थे। उन्होंने श्रीमंत से बातचीत की, लेकिन वर्तमान के बारे में उन्होंने सिर्फ मुझसे चर्चा की। तभी मैंने ये निश्चय कर लिया था कि जब तक राघोबा दादा से मेरी विस्तार से चर्चा नहीं होती, श्रीमंत को हम आगे से कुछ नहीं बोलेंगे। उन्हें स्वस्थ रखना हमारी जिम्मेदारी है। आगे क्या करना है वो दादा साहब से हम विचार विमर्श करेंगे और उसके बाद दादा साहब तय करेंगे कि आगे क्या करना है। श्रीमंत किसे भी कुछ भी कहने लगे हैं, वो किसी से भी वचनबद्ध हो जाते हैं, कोई भरोसा नहीं। जिह्वा को बुद्धि का साथ देना जैसे कम हुआ है। अब भाई वो नाना फडणवीस था, और नाना फडणवीस था, बुद्धिमान था, लेकिन था तो नौकर। अब डायरेक्ट तो बादशाह से ये नहीं कह सकता था, जैसे बिरबल नहीं बोल सकता था कि भाई पोपट मरा है। भाई पोपट मरा है ये शब्द बिरबल बादशाह के सामने नहीं बोल सकता था, कैसा बोले। नाना फडणवीस भी हमें पत्र के जरिए ये तो हमें दर्शित करता है कि भाई नाना की तबीयत कैसी है और नाना का ये अंतिम प्रवास है, लेकिन वो बोलता नहीं है ज्यादा। अस्थि चर्म जैसे शब्द उपयोग करता है, कृश शरीर कहता है, स्मरण शक्ति कमजोर हुए कहता है, क्रोधित होने का प्रमाण देता है। बाकी सब बोलता है, सिर्फ मेन चीज नहीं बोलता कि ये नाना का अंतिम क्षण दिखाई दे रहा है, बस इतना ही नहीं बोलता। आगे नाना ने लिखा है कि श्रीमंत पुणे निवास पहुंचेंगे, 4 दिन हो गए हैं। हम मातोश्री के कार्य के लिए पीछे रुके हुए हैं।
देवराय तात्या भी अभी हमारे साथ ही हैं। श्रीमंत की तरफ से आपको पत्र भेजा गया है। बहुत सारा दोष उस पत्र में मल्हार बा पर उन्होंने घड़ा है। 17 जून 1761 की तारीख है इस पत्र पर। ये पत्र पढ़ के 7-8 मिनट में हम नाना के स्वास्थ्य की कल्पना कर सकते हैं। नाना साहेब ज्यादा भाव को लेकर ज्यादा थे। ये हमें बार बार दिखता है उनके जीवनी में। नाना के इस अंतिम महीने में कोई भी पत्र में विश्वासराव को लेकर नाना के अतीव दुख के बारे में कुछ नहीं लिखा गया, लेकिन भाऊ का उल्लेख हर पत्र में आया है। चाहे किसी सरदार ने किसी सरदार को भेजा हो, अपने परिवार को भेजा हो, पत्र ढेर सारे हैं, लेकिन सभी पत्रों में भाऊ का उल्लेख है, लेकिन विश्वासराव का उल्लेख नहीं है। अब भाऊ को लेकर ये नाना का विशेष जो स्नेह और वात्सल्य है वो हमें सीधी तौर पे पत्र में नजर आता है। अब इसे ममता भी कह लीजिए नाना की। अब जो भी अब शब्द मुझे याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन भाऊ पे विशेष स्नेह नाना का था। अब भाऊ जाने की खबर से पूरी तरह से जीवन में जो हमारा एकमेव सत्य होता है, उस सत्य की भीषणता से शायद नाना डर गया था और उसने उसी भय ने नाना के शरीर को अंदर से खाना शुरू कर दिया है। वरना बताइए, स्वस्थ और आम मनुष्य जो होता है, केवल एक घटना के बाद 180 पाउंड का जो मनुष्य था वो घट के 114 पाउंड कैसे हो जाता है? कितना हो गया मोटा मोटी? आप हिसाब कर ले। 50-52 किलो का नाना रह गया था, जो जून 54 में 80 किलो का था। 80 किलो से 50 किलो तक शरीर का कमजोर होना। और यही कारण है कि नाना ने बिल्कुल सही कहा है, अस्थि चर्म शरीर राहिले आहे। पुणे आने के बाद नाना को बार बार शनिवारवाड़ा तो बुलाते ही थे। एक दिवस मध्यरात्रि को पुरुषोत्तम राव को बुला दिया, जो यात्रा में ग्वालियर से पुणे जो भी यात्रा उसने की उन दिनों नाना साहब का आधार बन चुका था। एक दिन रात को पुरुषोत्तम राव शनिवारवाड़ा में पहुंचा। पुरुषोत्तम ने लिखा है कि दीवान खाने में श्रीमंत थे, गोपिका बाई साहेब थी। मुझे इशारा हुआ, अंदर के कमरे में नाना चले गए। मैं अंदर के कमरे में पहुंचा तो नाना ने खड़े खड़े मेरे दोनों बाजू पकड़ के मुझे धक्का देके आसनस्थ किया। मेरे सामने स्वयं बैठे और सारी पुरानी बातें वहां दोहराने लगे। मुझसे कहा कि पुरुषोत्तम राव, मुझे कुछ ना कुछ आपको देने की इच्छा है। मध्यरात्रि थी, कार्यालय बंद था, तो उन्होंने अपने शरीर पे ओढ़ी एक शाल थी, वो मुझे दी। गोपिका बाई को खाने के पान मंगवा लिए गोपिका बाई से। नाना ने वो पान पुरुषोत्तम राव को दिए। अब यहाँ पे मित्रों, अब थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि हमारे महाराष्ट्र में ये पान की जो प्रथा है ना, ये हम जैसे पान के ठेले पे बनारसी पान खाते हैं, कलकत्ता पान खाते हैं ना, उस तरह का पान ये नहीं है, बल्कि पान देना, पान सुपारी जिसे कहते हैं, उसका एक आध्यात्मिक अर्थ भी है और मंगल कार्य में एक दूसरे को पान सुपारी दी जाती है। ये महाराष्ट्र में होता है, अब दूसरी जगह पे होता होगा, मुझे मालूम नहीं है। इस पुरुषोत्तम का पूरा नाम था पुरुषोत्तम कृष्ण पटवर्धन। ये हमारे गोपाल राव पटवर्धन के खानदान से था और पटवर्धन परिवार तो नाना से सबसे नजदीक था। ये वही गोपाल राव है, कर्नाटक के हमारे हीरो।
नाना के वैयक्तिक स्नेह व पाने वाले में से ये पुरुषोत्तम राव एक था। हरिवंश की बखर में इस घटना का बहुत विस्तार से उल्लेख है। अब इसका प्रमाण क्या दे सकते हैं? कुछ नहीं दे सकते हैं भाई। दो तरह के प्रमाण हम दे सकते हैं इस पूरी घटना में। वैसे तो उसने 500-600 शब्द हरिवंश की एवं बखर में इस घटना पर खर्च किए हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हम दो चीज़ें कह सकते हैं। पुरुषोत्तम राव को शनिवारवाड़ा से बुलावा भेजना, इसके तथ्य कदाचित हमको मिलेंगे, और श्रीमंत की शाल फिर पुरुषोत्तम राव ने आगे जाके दूसरी जगह कहीं उसका उल्लेख किया होगा, तो हम उसके तथ्य दे सकते हैं। इस घटना को आपको बताने का एक ही मकसद है कि नाना की मानसिक परिस्थिति क्या थी। इंदौर से पुणे लौटते हुए बीच में नर्मदा तीर पे माधानता गांव में नाना ने तुलादान किया। 11 अप्रैल 1761 का दिन था जब तुला हुई। तभी नाना का वजन था 4538 तोला यानी 10 ग्राम आज के हिसाब से। वैसे तोला का हिसाब अलग होता है, लेकिन आज के हिसाब से तोला 10 ग्राम का ही पकड़ते हैं। अगर 1754 में देखें तब भी तुलादान नाना ने किया था। 1754 के तुलादान में नाना सोने का जो वजन रिकॉर्ड किया गया वो 7122 तोला सोना नाना ने दान किया था। इसका मतलब है 80 किलो के आसपास कहीं होगा। आयु के 33वें साल 78-80 किलो वजन का एक मजबूत मनुष्य, हम स्वस्थ मनुष्य ही कहेंगे और क्या कहेंगे। लेकिन नर्मदा पार करके 16 जून 1761 को गोदावरी किनारे कायगांव में विश्वासराव का श्राद्ध नाना ने किया। विश्वासराव का श्राद्ध करके 2 जून को नाना पाबड़ आ गया और पाबड़ से फिर बाद में पुणे पहुंचा है। पुणे में एक लकड़ी पुल, मालूम नहीं जिसे पुणे की जानकारी हो उसे पता होगा कि हमारे पुणे में एक पुल है हमारे मुठा नदी पे, उसको लकड़ी पुल कहा जाता है। आज भी पुणे में मुठा नदी का वो पुल लकड़ी पुल के नाम से ही प्रसिद्ध है, जहाँ पे लकड़ी का एक अंश आज बचा नहीं है, लेकिन आज भी नाम लकड़ी पुल है। दरअसल 1761 में 6 दिन में तैयार किया गया पुल है। नाना उस पुल के निर्माण के समय पूरे 6 दिन वहां मुठा नदी के किनारे लकड़ी के पुल जब बन रहा था तब इंस्पेक्शन को नाना जाता था। ये पुल पुणे पर्वती से मित्रों मात्र 1.5 किलोमीटर के आसपास दूर है, ज्यादा नहीं है। ये लकड़ी पुल के निर्माण के बाद नाना का स्वास्थ्य गंभीर अवस्था में पहुंच गया। 18 जून को ज्यादा शुद्ध हवा खिलाने के कारण नाना को पर्वती पर उसके आवास में ले जाया गया, क्योंकि यहाँ नीचे शनिवारवाड़ा के कार्यालय में अब नाना को बुद्धि भ्रंश होने लगा था। नाना ने अनाप शनाप बोलना भी शुरू किया था। भाऊ भाऊ का घोषा नाना ने लगाना ऑलरेडी शुरू किया था, अब ये ज्यादा आगे बढ़ चुका था। वाड़े में हो या विश्राम बाग के पेशवा के कार्यालय में हो, भाई उधर मुल्की अधिकारियों को काम करना कठिन होते जा रहा था। इसलिए नाना को वहां से पर्वती शिफ्ट किया गया। पुत्र शोक और बंधु शोक ने भ्रमित अवस्था में नाना को पहुंचा दिया था। कृष्णराव पारसनीस और झांसी के त्र्यंबक कोनेर नाना के साथ थे। गोपिकाबाई साहब भी उसके बगल में बैठी थी। भागे दौड़े राघोबा दादा वहां पर्वती निवास पहुंचे। युवा माधवराव भी पहले से पर्वती निवास पे था।
राघोबा दादा ने नाना के मस्तिष्क को अपने जांघे पे रखा। मंगलवार ज्येष्ठ वद्य षष्ठी शके 1683 मध्यरात्रि के 1:30 बजे थे। बाजीराव बल्लाल के इस पुत्र का उस दिन देहांत हो गया। लकड़ी पुल के पास ही मूठा नदी के किनारे नाना का दाह संस्कार किया गया। बाकी सर्व विधि बगल के ही ओमकारेश्वर मंदिर में, जहां नाना का चाचा चिमाची अप्पा और उसकी धर्मपत्नी अन्नपूर्णा बाई की समाधि है, जिस मंदिर में, वहां बाकी सारे विधि किए गए। प्रधान पंत क्षयाची व्यथा होऊन निवर्तले, स्पष्ट वाक्य लिखा है। वैसे बता दूं, जहां दाह संस्कार किए गए उस लकड़ी पुल के पास एक वृंदावन भी था। 1761 में जहां वृंदावन था, शर्म आती है बताने को कि सन 2000 तक वहां पे कूड़ा कचरा जमा हुआ था। कम से कम 10-12 फुट ज्यादा कूड़ा कचरा वहां पे नदी किनारे पड़ा था। नदी के इस पार ये कूड़ा कचरे में पड़ा हुआ नाना का समाधि स्थल, और लकड़ी पुल के उस पार वीर सावरकर ने जहां विदेशी कपड़ों की होली की थी, ये दोनों स्थान कूड़े कचरे से भरे पड़े थे सन 2000 तक। हम तो उस वक्त कॉलेज में थे, हमें तो पता ही नहीं था कि हम जिस ईरानी होटल में ईरानी चाय पीते पीते विंबलडन और चाइनीज कुंफू और पता नहीं इनके महिमा मंडन में हम मशगूल थे ना मित्रों। बगल में वो जगह थी जहां वीर सावरकर ने प्रथम विदेशी कपड़े अंग्रेज ऑफिसर के सामने जाहिर तौर पे चलाए थे। हमें गर्व तो था, लेकिन स्थान का पता नहीं था। लेकिन आज मुझे मेरे जितने भी गांव के जो मुखिया हैं उन पे मुझे गर्व है, क्योंकि इन दोनों ऐतिहासिक महत्व की जगह को सम्मान पूर्वक उनका स्थान देके उनको सुशोभित पुणे महानगर पालिका ने कर दिया है। मुझे गर्व है पुणेकर होने में। वंदे मातरम।